स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा और आज दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो रही है। यही कारण है आज ऑफिस से देश दुनिया की हर एक खबर आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। आपको बताएंगे राजनीति, मनोरंजन, खेल, सब कुछ, वो भी 9 बजे तक। तो बने रहिएगा हमारे साथ हर एक मॉर्निंग अपडेट को जानने के लिए। खबर आपको पश्चिम बंगाल से बताते हैं, जो कि चुनावी राज्य है। चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ में ही अब अलग अलग बातें कही जा रही है। एक तरफ जहां ममता बनर्जी क्या एक बार फिर से मुख्यमंत्री पदभार संभालेंगी, जीत पाएंगी, उसको लेकर अटकलें, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र जोरों शोरों से किया जा रहा है। और ऐसे में बंगाल के रण को जीतने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लग चुकी है। पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है कि कौन कौन स्टार प्रचारक होने वाला है, ये आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। बंगाल चुनाव में जीत के लिए बीजेपी इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा देगी और इसके लिए मेगा कैंपेन प्लान तैयार हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी इस बार बंगाल में 14 रैलियां करेंगे, जिसमें जनसभाएं और भव्य रोड शो शामिल हैं। दूसरे सबसे बड़े स्टार प्रचारक गृह मंत्री अमित शाह 8 जनसभाएं करेंगे। बाबा बुलडोजर यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 8 रैलियों में हुंकार भरेंगे। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन 7 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल की धरती पर 8 जनसभाएं करेंगे। अभिनेता से नेता बने मिथुन चक्रवर्ती का भी 10 चुनावी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का प्लान है। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसका पास है, भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जी, यह कमल खेलेगा। ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, उनका इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। ये पूरा जो 15 साल बंगाल का बर्बाद करने का लिए लीडरशिप जो दिया चीफ मिनिस्टर ने, इसलिए टीएमसी और चीफ मिनिस्टर को हराना बहुत जरूरी है। आपका प्रचार क्या है पता नहीं, मेरा काम कर रहा हूँ। आज पहले दिन 1 घंटा में जितना रिस्पांस मिल गया, आने वाला दिखिए जितना दिन तक चुनाव नजदीक आएगा, अब देख लेना किस तरीके से जनता उमड़ पड़ेगी। भाजपा का ये प्लान साफ तौर पर दिखाता है कि पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। मतदान का पहला चरण 23 अप्रैल को और दूसरा चरण 29 अप्रैल को है, जबकि 4 मई को वोटों की गिनती होगी। मध्य प्रदेश में आपको खबर बताते हैं, खंडवा में ईद से पहले एक शख्स ने, जिसका नाम याकूब खान है, हिंदू धर्म में वापसी की है और अब उनका नाम कृष्णा हो गया है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन पूजन के साथ पूरे विधि विधान के साथ याकूब खान ने हिंदू धर्म में वापसी कर ली है। मध्य प्रदेश के खंडवा के रहने वाले याकूब खान की पहले से ही भगवान कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति रही है। हिंदू नववर्ष के पहले दिन कृष्ण भक्त याकूब खान ने महादेवगढ़ मंदिर में सनातन धर्म में वापसी की है। सनातन धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने हर हर महादेव के जयकारे भी लगाए। मेरी स्वयं मर्जी से मैं सनातन में आ चुका हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत गर्व है कि यहाँ पर सम्मान दिया जाता है। 10 साल की उम्र से मेरा संकल्प था कि मैं सनातन में जाऊँ। पहला नाम मेरा याकूब खान था, अब मैं कृष्णा बन गया हूँ। 41 साल के याकूब खान के मुताबिक बचपन से ही उनकी भगवान कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति रही है और कृष्ण की भक्ति ही उनके जीवन का मार्गदर्शन कर रही है। हालांकि याकूब खान का परिवार उनके फैसले के खिलाफ है, लेकिन परिवार के विरोध के बाद भी सनातन धर्म अपनाने वाले याकूब खान को अपने फैसले पर गर्व है। साथ ही उन्होंने अपने जीवन को ईश्वर भक्ति के लिए समर्पित करने का संकल्प लिया है। महादेव सरकार की जय। खबरों में अब बात करते हैं उत्तराखंड के रुद्रपुर की, जहां पर ईद से पहले मुस्लिम समाज के बीच में तनाव होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक ईदगाह के अंदर इजाजत समाज के द्वारा मांगी जा रही है नमाज के लिए। और ऐसे में आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से ये दलील दी गई है कि कोर्ट के आदेश के बाद में चूंकि ईदगाह की जो जगह है वो सरकारी है, ऐसे में कोई भी आयोजन करने की इजाजत नहीं है।
24 घंटे बाद पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। मुस्लिम समाज के लोग ईद की नमाज पढ़कर एक दूसरे को मुबारकबाद देंगे, लेकिन उत्तराखंड के रुद्रपुर में ईद की नमाज पर असमंजस के हालात बने हुए हैं। सवाल ये है कि क्या ईदगाह में सालों से हो रही ईद की नमाज इस बार होगी या नहीं। इस असमंजस की वजह क्या है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले रुद्रपुर के लोगों की बात सुनाते हैं, जो कह रहे हैं कि प्रशासन के अड़ियल रुख की वजह से वो इस बार काली पट्टी बांधकर गम के साथ ईद मनाएंगे। परमिशन देंगे वो, तब यहाँ ईदगाह में तो नमाज होगी। जो जगह मांग रहे हैं पीछे के लिए, वो अगर नहीं देते हैं तो पालन करेंगे उसका, और काली पट्टी बांध के अपना त्योहार जो गम के साथ, जिसे गम कहते हैं, क्योंकि प्रशासन का जब अनुमति नहीं देंगे तो उसके बगैर नहीं पढ़ेंगे हम लोग। जब नमाज तो पढ़नी है तो हम ईद तो ज़रूर मनाएंगे, क्योंकि ईद में जो नमाज पढ़ी जाती है वो नमाज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो नमाज हम सारे मुसलमान अदा करेंगे, लेकिन ये समझ लें कि सिर्फ नमाज ही अदा करेंगे। ईद की खुशियाँ या ईद के दीगर जो मनाने के तरीके होते हैं उनसे हम बिल्कुल इज्तनाब करेंगे, क्योंकि ऐसे गम के माहौल में, तकलीफ़ के माहौल में, जब एक कम्युनिटी के दिल दुखे हुए हैं, ऐसे माहौल में ईद की खुशियाँ हमारे लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। रुद्रपुर के मुसलमान इस बार खुशियों के साथ नहीं बल्कि दुखी मन से ईद मनाएंगे, क्योंकि उन्हें ईदगाह में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिली है। रुद्रपुर की ईदगाह का विवाद क्या? रुद्रपुर के खेड़ा में ईदगाह के पास करीब 8 एकड़ जमीन थी। प्रशासन के सर्वे के बाद ये सरकारी जमीन निकली। 2025 में सरकारी जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को गिरा दिया। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटा दिया। हाईकोर्ट के आदेश के अवैध कब्जे पर बुलडोजर भी चला। बुलडोजर एक्शन के बाद से जमीन प्रशासन के कब्जे में है। तो उसमें यही तय हुआ है कि बहुत गम के माहौल में हम लोग ईद मनाएंगे और बहुत अफसोस के माहौल में ईद मनाएंगे, चूँकि बहुत बड़ी तादाद होती है यहाँ मुसलमान जो नमाज ईद के लिए आता है। अब जाहिर है कि हमारे बार बार प्रयासों के साथ, कोशिशों के साथ भी हमें इजाज़त नहीं दी गई, परमिशन नहीं दी गई, किसी ईदगाह को लैंड जिहाद नहीं कहा गया और इस तरह से अतिक्रमण नहीं किया गया। 2 दिन पहले जो कोतवाली में बैठक हुई थी उसमें एक बात उठाई गई थी कि जो बीच में जो टिन लगा हुआ है उसके संबंध में एक रिक्वेस्ट की गई थी, तो उसी संबंध में आज आए थे। तो ये निर्णय लिया गया है कि ईदगाह के साथ जो बीच में जो रास्ते में जो टिन है उसमें टिन की चादर निकाल दी जाएगी, ताकि जो कंटिन्यूटी है वो मेंटेन हो सके। बाकी इसके अलावा सबसे यही अपील है कि ईद का त्यौहार है और अच्छे से अपने पास की जो मस्जिदें हैं उनमें नमाज अदा करें। मुस्लिम समाज का कहना है कि हर साल हजारों लोग ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं। ऐसे में इस बार भी 2-3 घंटों के लिए नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। हालांकि प्रशासन ने लोगों से घर के पास की मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपील की है। ऐसे में रुद्रपुर में हालात संवेदनशील बने हुए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे राजधानी दिल्ली के बवाना इलाके से, जहां पर गोगी गैंग और टिल्लू गैंग के बीच में गैंग वॉर की जानकारी सामने आई है। और उसके बाद मैं आपको बता दें कि गोलीबारी में गोगी गैंग के सदस्य की मौत हो गई है। 3 घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ घायल लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी कराया गया है। तो देश की राजधानी दिल्ली से दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर दिल्ली के बवाना इलाके में बदमाशों ने एक घर के अंदर घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस दौरान 3 लोगों को गोली लग गई है, जिसमें गोगी गैंग के एक सदस्य की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ऐसा था जी, देखो मैं उधर से जैसे मेरे को मैंने भी वहाँ दुकान कर रखी थी, लोगों ने बताया कि आपके भतीजे कर भाई की गोली मार दी है। तो मैं जब भाग आया तो जब तक वो हॉस्पिटल में उसको ले गए थे, वो छोटा भाई है वो लेके चला गया था। पुलिस को फोन किया था, तो ये भी वहाँ जो स्टेडियम में कोई फंक्शन था वहाँ लगे हुए थे, तो ये जब तक हम हॉस्पिटल उसको ले गए थे तीनों बच्चों को। कितने बजे की घटना थी? ये 5 और पौने 5 के आसपास। ये 5 के उसमें थी सर। भागे हैं वो जो है 3 बंदे जो है मोटरसाइकिल हरियाणा में कूदे हैं, उनकी होगी 20 या 18-20 की एज के बताए वो, और वो इधर भाग गए। बवाना थाने के एरिया में यहाँ पे फायरिंग हुई है और जैसा कि अभी पता चला है कि एक रवि नाम के व्यक्ति की यहाँ पे डेथ हुई है और 2-3 लोगों को और भी गोली लगी है। मल्टीपल राउंड्स फायर हुए, बाकी तफ्तीश यहाँ पे चल रही है। सर कोई गैंगवार का मामला है? अभी हम सारी एंगल पे तफ्तीश कर रहे हैं, जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी आपको बताया जाएगा। कितने लोगों को गोली लगी है? 4 लोगों को गोली लगी है।
एक परिवार के तीनों को और एक बाहर जो व्यक्ति बैठा था उसको भी एक गोली लगी है। अब बात करते हैं यूपी के सहारनपुर की, जहां पर नदी के अंदर लाखों मछलियां मरी हुई मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। और इस खबर के मिलने के बाद में प्रशासन की टीम आनन फानन में मौके पर पहुंचती है। पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए जाते हैं। इस सबके बीच में जो वहां के स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी प्रशासन के ऊपर लापरवाही बरतने के आरोप कैसे लगाए हैं, आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें किसी आपदा की नहीं है, ना किसी बाढ़ के बाद मची तबाही की। ये तस्वीरें हैं यूपी के सहारनपुर की जीवनदायिनी कही जाने वाली पावधोई नदी की, जहां ना बाढ़ आई ना सूखा पड़ा, लेकिन हजारों नहीं बल्कि लाखों मछलियां तड़प तड़प कर मर गईं। ये वही पावधोई नदी है जिसका पानी आसपास के लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी पानी से खेतों की सिंचाई की जाती है और इसी नदी को लोग पूजते भी हैं। लेकिन आज मां की तरह पूजी जाने वाली उसी मां की कोख में इन लाखों मछलियों ने दम तोड़ दिया है और इस घटना के बाद लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा पैदा हो गया है। ये लगा लीजिए, बचपन से हम यहाँ आ रहे हैं और हमने इसका वो रूप भी देखा है यहाँ इस नदी का कि अगर एक सिक्का पानी में गिर जाता था तो भाई साहब बच्चा भी उसको उठा लेता था नीचे जाके। तो क्या मानना है अब, ये क्या मानना है जो मछलियां मर रही हैं? और मानना तो ये किसी भी तरह से जो ये मच्छियों को मारा गया है और आज नवरात्र के पहले दिन ये बहुत ही गलत करते हैं। इसमें कोई भी ऐसी भी शंका है कि किसी ने जानबूझ के ऐसा कोई इसमें पदार्थ डाला है। आज इस जीवन देने वाली नदी के पानी में जिंदगी नहीं बल्कि मौत तैर रही है। वहीं पावधोई नदी में लाखों मछलियों की मौत की खबर मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद नदी के पानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है। हमें जैसे जानकारी मिली यहाँ मछली मरी है, हम तत्काल आए, यहाँ पर सैंपल लिया गया हम लोगों ने और इसके आउट इनलेट वहाँ पे भी जा रहे हैं। अब स्ट्रीम में भी देख रहे हैं वहाँ पे क्या स्थिति है, उसका भी एक सैंपल ले लेंगे, फिर देखते हैं, फिर जैसे रिपोर्ट आएगी आपको बता दिया जाएगा। इस वक्त पावधोई नदी का नजारा ऐसा है कि उसे कैमरे पर दिखा पाना भी मुश्किल है। नदी के किनारे और पानी में हर जगह सिर्फ मरी हुई मछलियां नजर आ रही हैं। लाखों मछलियों की मौत से पूरा इलाका तेज गंध से बेहाल हो रखा है। स्थिति ऐसी भयावह है कि देखने वाले सन्न खड़े हैं। मछलियों की मौत को देख आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि किसी ने जानबूझकर नदी में जहरीला केमिकल या कोई हानिकारक पदार्थ डाला है, जिससे मछलियों की मौत हो रही है। हालांकि फिलहाल प्रशासन की टीम ने सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं, जिसके बाद रिपोर्ट तय करेगी कि आखिर मछलियों की मौत का जिम्मेदार कौन है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए कार्रवाई करना तेजी के साथ में शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से भ्रष्टाचारियों की इन दिनों नींद उड़ी हुई है। और ऐसे में 200 से ज्यादा अफसरों के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिए गए हैं भ्रष्टाचार को लेकर और धामी सरकार की तरफ से क्लियर कट मैसेज दे दिया गया है कि अगर राज्य के अंदर भ्रष्टाचार होगा तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड में बदलाव की लहर अब बहने लगी है और नतीजा ये है सीएम पुष्कर सिंह धामी के संकल्पों का, जो अधिकारी सालों से भ्रष्टाचार करते आ रहे थे या फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते थे, उनके खिलाफ अब धामी सरकार ने मुहिम छेड़ दी है। मतलब साफ है कि धामी सरकार उत्तराखंड को भ्रष्ट सिस्टम से निजात दिलाने में जुट गई है। अब भ्रष्टाचार के संलिप्त पाए जाने पर, अपने कर्तव्यों में ठीक प्रकार से पूरा नहीं करने पर छोटे कर्मचारी हों, बड़े कर्मचारी हों या उससे बड़े कर्मचारी हों, यानी कि छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, ये भ्रष्टाचारी रूपी मगरमच्छ भी होंगे तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और प्रदेश के इतिहास में पहली बार हमने आईएएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित बीते वर्षों में 3 वर्षों में 200 से भी अधिक भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। धामी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। यही वजह है कि बीते 3 सालों में अब तक 200 से ज्यादा अफसरों पर कार्रवाई की है और राज्य में पहली बार 2 आईएएस, 1 पीसीएस और 12 से ज्यादा बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। आज जहां देश में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी
विघटनकारी शक्तियों को नेस्तनाबूद करने के लिए संकल्पित होकर कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने लाउड एंड क्लियर संदेश दे दिया है कि राज्य में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों की अब कोई जगह नहीं है और चाहे बड़े हो या छोटे, कोई भी भ्रष्टाचारी इस सरकार के एक्शन से बच नहीं पाएगा। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें यहां पर भीषण सड़क